नमस्कार मित्रों, हिंदी क्लास से चूरू में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है शिक्षण विद्या। रीट का टॉपिक है शिक्षण विद्या। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो इस प्रकार है। पहला है भाषा की विशेषता नहीं है, तो इसके ऑप्शन है भाषा अर्जित होती है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा आर्थिक उपागम है और भाषा ध्वनि संकलन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषा है वो आर्थिक उपागम नहीं है, अर्जित होती है। भाषा हम एक दूसरे से सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, बदलती रहती है और भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सम्मिलित होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। दूसरा प्रश्न है भाषा होती है अर्जित, जन्मजात, जन्मजात व अर्जित। तो इसमें भाषा जो है वो अर्जित होती है। भाषा क्या होती है? अर्जित होती है, यानी भाषा को हम एक दूसरे से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसलिए भाषा क्या होती है? अर्जित होती है। ये इसका राइट उत्तर है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 की। भाषा मनोविज्ञान के उपागम होते हैं, यानी भाषा मनोविज्ञान के उपागम होते हैं। तो भाषा मनोविज्ञान के उपागम 2, 3, 4 या 5। तो भाषा मनोविज्ञान के उपागम है वो 3 होते हैं। भाषा मनोविज्ञान के उपागम कितने होते हैं? 3। राइट उत्तर होगा ब। 3 कौन कौन से हैं? अनुकरण, जिज्ञासा और अभ्यास। ये 3 है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न है भाषा के विकास में महत्वपूर्ण कारक है, यानी भाषा का विकास सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कारक है अनुकरण, जिज्ञासा, अभ्यास या सभी। तो तीनों में से जो महत्वपूर्ण है वो होगा अनुकरण। सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाला उपागम क्या होगा? अनुकरण होगा। अगला प्रश्न है भाषा के बिंब होते हैं 2, 3, 4, 5। तो भाषा के बिंब कितने होते हैं? तो भाषा के जो बिंब है वो 4 होते हैं। 4 में देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है इसमें आपका श्रुत बिंब, एक आपका होता है दृश्य बिंब, एक आपका होता है भाव बिंब और एक होता है आपका विचार बिंब। श्रुत, दृश्य, भाव और विचार, यानी जिसे सुन सके वो तो श्रुत, जिसे देख सके वो दृश्य, और जो सामान्य अपने दिमाग में विचार आता है, सामान्य क्रियाएं जो होती हैं वो विचार में आती हैं। और जब आत्मीयता के रूप में हम ग्रहण करते हैं तो वो क्या हो जाता है? भाव बिंब हो जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षण विधि शिक्षक के लिए सहायक है उद्देश्य पूर्ति में, लक्ष्य प्राप्ति में, स्वयं के ज्ञान में वृद्धि या सभी। तो शिक्षण विधि है वो शिक्षक के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। अगला प्रश्न है गाय घास खाती है कथन में भाषा बिंब कौन सा है? अभी आपने जिक्र किया था कि 4 प्रकार के बिंब हैं, दृश्य, श्रव्य, भाव और विचार। तो देखिए इसमें श्रव्य तो नहीं होगा क्योंकि जो हम सुनेंगे प्रत्यक्ष रूप से वही होगा।
दृश्य जो देखेंगे वो। दोनों में से बचा भाव और विचार। तो विचार तो वहाँ पर होगा, भाव तो वहाँ पर होगा जहाँ हम आत्मीयता की बात करेंगे, तब होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? विचार बिंब हो गया। तो सामान्य क्रियाएं हैं, हमको पता है कि ये सामान्य क्रियाएं गाय के द्वारा होती हैं, इसलिए ये कौन सा बिंब हो गया? विचार बिंब हो गया। अगला प्रश्न, शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य, ये कथन किसका है? जॉन डीवी, बाइंग, सरोज सक्सेना, एस.के. कोचर। तो ये जो कथन है ये है जॉन डीवी का। किसका कथन है? जॉन डीवी का है। तो उन्होंने महत्वपूर्ण परिभाषा दी है कि शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। अगला प्रश्न, शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। एक शिक्षक को शिक्षण विधि का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार, बालकों के स्तरानुसार, स्वयं के विवेकानुसार या विषय वस्तु की कठिनाई के अनुसार। तो शिक्षण विधि का जो प्रयोग है वो शिक्षक को स्वयं विवेकानुसार करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों पर एक समान रूप से ये प्रक्रिया है वो लागू नहीं होती। तो विषय वस्तु की प्रकृति है उसके अनुसार तो नहीं किया जा सकता, न ही बालकों के स्तरानुसार किया जा सकता है, और न ही जो प्रकृति है उसका जो स्तर है, जो कठिनाई है उसके अनुसार किया जा सकता, बल्कि अपने विवेक के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है, यानी कौन सा है जो शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से कठिन, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, सामान्य से विशिष्ट या स्थूल से सूक्ष्म। तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य से विशिष्ट। ये शिक्षण सूत्र नहीं है। यानी कोई भी विषय वस्तु है, हम उसको पहले सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं, यानी पहले बच्चे को आसानी से समझ में आए इसलिए सरलतापूर्वक बताते हैं, फिर उसका जो स्तर है वो थोड़ा थोड़ा कठिन होता जाता है। तो ये तो शिक्षण सूत्र होता है। दूसरा जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, यानी कोई भी विषय वस्तु है उससे बच्चे को पहले प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं, फिर धीरे धीरे उसके उदाहरण की ओर ले जाते हुए इसको अप्रत्यक्ष जो बातें हैं उनसे परिचित कराते हैं। तो ये भी होता है। स्थूल से सूक्ष्म, यानी पहले बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें रखी जाती हैं, फिर उनका बारीकी से अध्ययन करवाया जाता है। तो ये भी शिक्षण सूत्र होता है। लेकिन कोई भी चीज़ है वो सामान्य से सामान्य रूप में बताकर उसको विशिष्टता रूप में नहीं ले जा सकते, तो ऐसा कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। फिर बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अनुकरण के प्रकार होते हैं। तो अनुकरण है वो 3 प्रकार का होता है। अनुकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, जिसमें एक है लेखन अनुकरण, एक तो कौन सा है आपका लेखन, और दूसरा है उच्चारण अनुकरण, और तीसरा आपका जो है वो है रचना अनुकरण। तो ये 3 अनुकरण होते हैं। बालकों को जब हम किसी प्रकार का अक्षर है या कोई वर्ण है वो लिख कर दे देते हैं या वो लिखाने का प्रयास करते हैं तो वो लेखन अनुकरण कहलाता है। जब हम बालक है वो किसी चीज़ को बोल बोल कर लिखते हैं, बोल कर उसको लिखते हैं तो वो उच्चारण अनुकरण होता है। और जब बालक के सामने कोई विषय वस्तु हम पहले रख देते हैं और उसके जैसा उसको लिखने का कहा जाता है तो वो क्या होता है? रचना अनुकरण होता है। आज का अंतिम प्रश्न है, जब अध्यापक बच्चों को होली का निबंध लिखवाकर उसी के आधार पर दीपावली का निबंध लिखने को देता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है। तो शानदार प्रश्न है, ये अनुकरण का ही है कि जब कोई बालक है उसको हमने होली का निबंध लिखवा दिया पूरा, अब उससे ये कहेंगे कि बेटा इसको देखकर आप इसी प्रकार से दीपावली का निबंध लिखो, तो बच्चा है वो उसको देखकर लिखेगा, उसके जैसा लिखेगा
तो ये कौन सा अनुकरण कहलाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन डी इसमें गलत है। डी ऑप्शन में आप एक बार रचना अनुकरण कर लो, कौन सा अनुकरण होगा। तो बच्चा है, ये लेखन अनुकरण नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ण का अगर हम ज्ञान करवाते हैं, अक्षर ज्ञान कराते हैं, वो आता है लेखन अनुकरण में। और बोलकर बच्चा अनुकरण करवाते हैं, हमारे पीछे पीछे बुलाते हैं, तो वो वाचन अनुकरण होता है, या उसको ही उच्चारण अनुकरण बोल देते हैं। तो बच्चा देखकर उसको लिखेगा, यानी प्रतिलिपि की तरह उस पर कार्य करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, रचना अनुकरण। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा रचना अनुकरण। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो व्यवस्थित रूप से आगे भी इसी प्रकार के कुछ प्रश्न हैं, वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रीट की जो पूरा सिलेबस है वो आपको यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। तो रीट की विधिवत जो क्लासें हैं वो हमारी कल से शुरू हो रही हैं। प्रत्येक जो टॉपिक है वो आपका क्लियर करवा दिया जाएगा, और ये जो प्रश्नों का संग्रह है महत्वपूर्ण, वो आपको सप्ताह में प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाएं। फिलहाल आपको एक दिन यानी रविवार को ये सामग्री है वो उपलब्ध होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।